हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको बता दें कि इस सेशन में हम लोग 2013 से लेके और 2022 तक जितना क्वेश्चंस पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, संस्कृत में, विज्ञान में और मैथ में, इन सब का हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके लिए आप एक नोटबुक तैयार करेंगे। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका 90 से 95% क्वेश्चन जो है, 90 से 95% क्वेश्चन वह यहाँ से आपका बन जाएगा। हाँ, बात यह है कि पहले परीक्षा का पैटर्न जो था वह क्वेश्चंस पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने की संख्या अलग था। आज क्वेश्चन पूछने की संख्या अलग है, लेकिन क्वेश्चन वही है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए, समय रहते हुए पार्ट 1 इस वीडियो का हम लोग देखेंगे। बाबू, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप बस इतना काम करेंगे कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा एस से, उस बटन को दबा दें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रुप ए के क्वेश्चन को। ये इतिहास 20 अंक के इससे प्रश्न पूछे जाते थे। पहले 2 ऑब्जेक्टिव पहले आता था, आज तो ऑब्जेक्टिव की संख्या खैर ज़्यादा कर दिया गया है। देखिए, कहा गया, पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बाबू, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? अब गिरमिटिया मजदूर थे या बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। उसके बाद देखिए, एक रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया है। कहा गया कि सन, देखिए क्वेश्चन यही रिपीट होगा, अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तो मजदूर संघ अधिनियम जो पारित हुआ है, ये पारित हुआ 1926 ईस्वी में। अब है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ कहा गया कि निम्न प्रश्नों का 50 शब्दों में उत्तर देना है। अब ये 3-3 अंक का प्रश्न है, यानी कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। यानी कि बिहार में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इस बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो चलिए, हम लोग बिहार के किसान आंदोलन पर जो टिप्पणी लिखना है, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, यहाँ कहा गया कि निहले के अत्याचारों से बिहार के चंपारण के किसान त्रस्त थे। माने जो निहले लोग थे, यानी कि निहले यहाँ किनको कहा जा रहा है? अंग्रेज को। जो अंग्रेज लोग थे वे अत्याचार कर रहे थे। वो अत्याचार किस पर कर रहे थे? तो ये जो चंपारण के किसान थे, जो हमारे चंपारण जिला के किसान थे, उन चंपारण जिला के किसानों पर ये अत्याचार कर रहे थे। अब इनके अत्याचारों से किसान जो हैं ये त्रस्त हो चुके थे। यानी कि इनके अत्याचार से जो किसान थे ये काफ़ी उनको आहत पहुंचा था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने सबका ध्यान इस समस्या की तरफ आकर्षित किया। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, जेबी कृपाली, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ महात्मा गांधी ने सन 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचा
और महात्मा गांधी जब 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचते हैं तो उनको पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पे किसानों की हालात की जांच पड़ताल किया और क्या किया कि ये लोग आए थे तो इन लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दे दिया गया कि जो मुकदमा है इसको वापस ले लिया जाए और किसानों की कष्टों की जानकारी को हासिल करने के बाद एक जांच समिति का गठन किया गया और उस जांच समिति के गठन के अध्यक्ष जो थे उसमें स्वयं महात्मा गांधी भी थे और वहाँ के स्थानीय मतलब कि जो महाजन थे और जो मुख्तारों थे उन्होंने गांधी जी को काफ़ी सहयोग दिया, परंतु इसे में सबसे अधिक सहयोग किसान और वहाँ के स्थानीय नेताओं ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर जो है वह क्वेश्चन कहा गया कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। यानी कि देखिए इटली और जर्मनी इन दोनों का एकीकरण एक साथ पूरा हुआ, लेकिन दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रही, इस ऑस्ट्रिया की भूमिका को देखना है। तो देखिए इसकी ऑस्ट्रिया की भूमिका को देखा जाए। कहा गया कि इटली और जर्मनी के एकीकरण, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ इसके एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो था वह था ऑस्ट्रिया, और इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना भी जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम प्रथम ने इसके लिए प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई। उत्तरदायियों के विरोध के बाद भी विलियम प्रथम ने सैन्य बजट बढ़ाया और विलियम प्रथम की इस नीति के कारण जर्मनी के जो चांसलर थे बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, जिससे जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। माने रूस में जो क्रांति हुआ है इस रूसी क्रांति का 2 कारण क्या है। रूसी क्रांति के मात्र को कारण बताना है, 2 कारण। अब देखिए रूसी क्रांति का पहला कारण है कि निरंकुश राजतंत्र एवं भ्रष्ट शासन। माने 1917 की क्रांति से पहले रूस में रोमनो वंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। माने 1917 में रूसी क्रांति से पहले रूस पर रोमनो वंश का शासन था और उस समय जो सम्राट होते थे रूस के उनको जार कहा जाता था और जार ने अफसरशाही बना के रखा था। वहाँ माने यह एक निरंकुश शासन था। जनता के दुख सुख से इसे कोई मतलब नहीं था, यह अपने मन का काम करता था। वह दुर्बल और हठी स्वभाव का मंदबुद्धि था। उसमें घटनाओं और व्यक्तियों के चरित्र को समझने की शक्ति नहीं थी। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। फलस्वरूप जनता में असंतोष बढ़ा। प्रतिक्रिया स्वरूप 1917 की क्रांति हुई। दूसरा कारण था कि किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति थी। रूस की अधिकतर जनता कृषक थी। माने रूस की जो अधिकतर आबादी थी वो कृषक वर्ग की थी, परंतु उनकी स्थिति दयनीय थी। किसानों की स्थिति अर्धदासों की तरह थी और उन पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। यद्यपि जार एल्क्रेजेंड द्वितीयक ने 1861 में कृषि दासता समाप्त कर दी थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। अधिकांश किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए रूस में क्रांति हुआ। अब बाबू हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो बाबू 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 7 नंबर में पहले पूछा जाता था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को पूछा जाता है 4 नंबर में। कितने में पूछा जाता है? 4 नंबर में। हिंद चीन की उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था?
अथवा अगर यह क्वेश्चन नहीं बनता है तो अथवा में दिया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। तो आइए 8 नंबर में दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये अब क्वेश्चन 4 अंक में पूछे जाते हैं। देखा जाए, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापारिक सुरक्षा था। अब देखिए, हिंद चीन, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इन 3 क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। हिंद चीन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके आधे क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण था और आधे क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण था। लेकिन हिंद चीन पर सबसे पहले शासन था किसका? फ्रांस का। फ्रांस ने यहाँ अपनी व्यापारिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहाँ अपना उपनिवेशवाद कायम किया था। फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि इनको जो डच एवं ब्रिटिश कंपनी थी, इनकी जो प्रतिस्पर्धा था, इसका सामना करना पड़ता था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी अंग्रेज थे। अतः व्यापारिक सुरक्षा के दृष्टि से फ्रांसीसियों के लिए हिंद चीन अधिक सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ से वे भारत और चीन दोनों जगहों को संभाल सकते थे। दूसरा उद्देश्य यह था कि औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। यद्यपि वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था, परंतु चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि मिलते थे। इनका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योग में करना चाहते थे। वियतनाम में चावल और रबड़ का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था। फ्रांसीसी का तीसरा उद्देश्य हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर वहां के लोगों को सभ्य बनाना था। अब अथवा में जो क्वेश्चन दिया था, इसके बारे में देखा जाए। 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर हो गया। अब देखिए, 1857 में जो क्रांति हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू किया गया सैनिकों के द्वारा। इस क्रांति के बाद समाचार पत्र का जो विभाजन हुआ, यह प्रजातीय आधार पर समाचार पत्र का विभाजन हो गया। एगो था एग्लो इंडिया प्रेस और दूसरा था भारतीय प्रेस। इस अवधि में भारतीयों द्वारा प्रकाशित और संपादित पत्र भी थे। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगला भाषा में प्रारंभ किया। यह समाचार पत्र राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। 1868 में मोतीलाल घोष के संपादन में अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका शुरू हुआ। प्रेस के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह सरकार की नीतियों का तीव्र आलोचक था और जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। फलतः 1878 में लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित होने पर इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होने लगा। 1881 में बाल गंगाधर तिलक के संपादन में मुंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत हुई। ये दोनों पत्र उग्रवादी विचार से प्रभावित थे। इन पत्रों का जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। अतः 1862 में एमडी रांडने ने इंद्रू प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मद्रास में 1878 में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू 1881 में दैनिक के रूप में परिवर्तित हो गया। यह पत्र उदार दृष्टिकोण का पोषक था। सच्चिदानंद सिन्हा ने 1899 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना की, जिसका दृष्टिकोण राजनीतिक था।
यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाबू जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजनीति का प्रभाव पड़ता था, वे अजीब तरीके से राजनीति का प्रभाव पड़ता था। राजनीति का प्रभाव पड़ने में इस अवधि में 1857 के बाद जो समाचार पत्र दो भागों में बंट गया, उसके बाद भारतीयों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रकाशित संपादित पत्र को भी बनाया जाता था। सोम प्रकाशन, अमृत बाजार, मराठा, केसरी, हिंदुस्तान रिव्यू, इंद्र प्रकाश, यानी कि इन सभी पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न की जाती थी। यह इस पत्रिका का कार्य था। अब बाबू हम लोग जो ग्रुप ए पढ़ रहे थे इतिहास का बात, वो इतिहास ग्रुप ए में हम लोग सभी क्वेश्चन कर लिए। अब ग्रुप बी में हम लोग देखेंगे तो बाबू ग्रुप बी में हम लोगों को भूगोल के कुछ प्रश्न देखने हैं। तो बाबू भूगोल के कुछ प्रश्न देखेंगे, इसमें भी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग करने के लिए प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बाबू काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना। क्या कि गुजरात के डैश में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो गुजरात के भुज में, यहाँ 11 नंबर का पहला का आंसर होगा भुज, भुज में। दूसरा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा पटना। तीसरा क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को डैश ऊंचाई कहा जाता है? मापी गई ऊंचाई को स्थानिक। कौन सा? ध्यान रखेंगे इसको, कौन सा? स्थानिक। स्थानिक ऊंचाई कहा जाता था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ रेगुर मृदा, यहाँ पटना, पहला का होगा भुज भरने के लिए, दूसरा का होगा पटना, तीसरा का होगा स्थानिक। अगला क्वेश्चन देखा जाए कहे कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। माने 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की 5 गो प्रमुख विशेषता लिखना है कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषता है। आइए भारतीय कृषि की हम लोग विशेषता को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। पहला विशेषता है कि भारतीय कृषि की प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भरता, यानी कि भारतीय कृषि जो है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर होता है। देश में सिंचाई के संसाधनों की कमी के कारण कृषि जो है ये पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर रहती है। यदि वर्षा समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में होता है तो फसल अच्छा हो जाता है, और पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो फसल अच्छा नहीं होता है। दूसरा है भूमि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता। अब भारत में कुल जनसंख्या के करीब 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। माने भारत में जो हमारी आबादी है, इस आबादी का 70% जो लोग हैं ये पूर्ण रूप से कृषि पर ही आश्रित हैं। इससे कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ गया है और कृषि उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि अभी नहीं हुआ है। तीसरा है कि भारतीय कृषि की कम उत्पादकता, यानी कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, पुरानी पद्धति का प्रयोग, पूंजी की कमी, निम्न स्तर की तकनीक आदि के कारण से अन्य देशों की तुलना में भारत में उत्पादन कम होता है। कृषि में खदानों की प्रमुखता। चूंकि देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अतः बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए भारतीय कृषि में
खदानों के उत्पादन को ही प्रमुखता दी जाती है, माने जो हमारी खाद्य पदार्थ है हम लोग उसी के उत्पादन पर विशेष ध्यान देते हैं। व्यापारिक फसलों का कम उत्पादन। अब भारत में खदानों के उत्पादन के साथ कुछ व्यापारिक फसल हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तेल आदि का भी उत्पादन किया जाता है। अब 13 नंबर बाबू क्वेश्चन देखेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा है कि भारत में सड़कों के प्रादेशिक विवरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। यानी कि भारत में जो सड़कों के प्रादेशिक विवरण हैं उन सड़कों के प्रादेशिक विवरण के बारे में बताना है। 13 नंबर में देखा जाए, भारत में सड़कों का सबसे अधिक विकास उत्तर के विशाल मैदान में है, जहां जनसंख्या अधिक है, जहां पर पक्की सड़कों के अनुपात में कच्ची सड़कें अधिक है। माने पक्की सड़क वहाँ जो है वह कम है, माने अनुपात उसका, लेकिन कच्ची सड़क जो है वो अधिक है। इसके विपरीत यदि हम दक्षिण पठारी भाग में चले गए तो वहाँ पक्की सड़कों का अनुपात अधिक है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक सड़कें महाराष्ट्र तथा केरल राज्य में हैं। अब हम दक्षिण के क्षेत्र के तरफ जाएंगे तो महाराष्ट्र और केरल राज्यों में सबसे अधिक वहाँ सड़कें हैं। उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा तथा कर्नाटक का भी स्थान है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़कें हैं। पूर्वी भारत में सड़कें कम पाई जाती है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर लंबी सड़क है। माने पक्की सड़क की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है, जहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 387 किलोमीटर लंबी सड़क है। गोवा और उड़ीसा क्रमशः 258 एवं 152 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोन अथवा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व का वर्णन करना है। माने या तो सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में बता देना है और नहीं तो कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में बता देना है। तो बाबू यहाँ हम दोनों बता दे रहे हैं, लेकिन इसमें से किसी एक को ही आपके बोर्ड एग्जाम में उस समय लिखना था 2013 में। कोसी नदी घाटी परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहले हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली परियोजना है। माने बिहार में सबसे पहले सोन नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था। यह बिहार की सबसे पुरानी और पहली परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज सरकार ने 1874 में सिंचाई के लिए किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस परियोजना को नया रूप दिया गया और इसे बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया गया। इसके अंतर्गत 1874 में सर्वप्रथम डेहरी में सोन नदी पर अवरोधक बांध बनाकर जल को रोका गया और पूर्व तथा पश्चिम दिशा में दो नहर निकालकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई। फलतः इस क्षेत्र को बिहार का धान या चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास अंग्रेजों ने ही किया था 1874 में सिंचाई के लिए। लेकिन यहाँ पर डेहरी अनशन में रोहतास के पास है डेहरी अनशन, वहाँ 1874 में बांध बना करके जल को रोका गया और वहाँ नहर का विकास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसको और भी विकसित किया गया और इस क्षेत्र में इस सोन नदी घाटी परियोजना से चावल का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना की कल्पना 1896 में ही किया गया था, परंतु वास्तविक रूप से स्वतंत्रता के बाद 1955 में कार्य प्रारंभ हुआ। यह परियोजना नेपाल अवरोधक बांध, तटबंध, जलाशय, नहर इत्यादि का निर्माण किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य
उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना। यह परियोजना बिहार के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इससे बाढ़ की विषमता भी कम हो गई। अब बाबू 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए। 15 नंबर का है कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का, देखिए 6 नंबर का ये है क्वेश्चन, समझेंगे बात को। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विवरण करना है अथवा एक मानचित्र बनाना है जिसमें मुंबई हाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्रक उत्पादन और चाय उत्पादन के क्षेत्र को दिखाना है। और एक भारत में नदी प्रदूषण का कारण, ये केवल नेत्रहीन छात्रों के लिए, माने जो आंखों से नहीं देख सकते थे, नेत्रहीन हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन था पहले। और इस 15 में 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से ये 2 क्वेश्चन सभी लोग 2 में से एक बनाना है कोई, और ये जो क्वेश्चन है ये हम नेत्रहीन विद्यार्थी जो है वह इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का लोहा इस्पात उद्योग अत्यंत प्राचीन है। आधुनिक रूप में भारत में लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1779 ईस्वी में किया गया था। 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में एक लोहे का कारखाना स्थापित किया। 1907 में सांकची, यानी कि जो वर्तमान में झारखंड है, नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा एक आधुनिक कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को नाम से स्थापित किया गया। इस उद्योग को लोहा इस्पात उद्योग में विशेष सफलता मिली। 1908 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से एक अन्य कारखाना स्थापित किया गया। इस प्रकार भारत में आधुनिक ढंग से लोहा इस्पात उद्योग 20वीं शताब्दी में ही स्थापित हुआ। इस समय भारत 328 लाख टन इस्पात का निर्माण कर विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादकों में 9वें स्थान पर है। यह स्पंज लौह इस्पात उद्योग का, देखिए इस समय भारत जो है ये 328 लाख टन इस्पात का निर्माण कर विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन करने में 9वें स्थान पर है। भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 32 किलोग्राम है। भारत में कच्चा माल माने लौह धातु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में लोहा पाया जाता है। उत्तम कोकिंग कोयला झारखंड तथा घटिया कोयला मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाया जाता है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं कर्नाटक में बड़ी मात्रा में मिलता है। मैग्नीज भी इन्हीं राज्यों में मिलता है। ये सुविधाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में मिलती है। अतः इन्हीं राज्यों में इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। बाबू देखेंगे, ये मानचित्र को देख लीजिए ध्यान से। बाबू ये मानचित्र अथवा वाले हैं, इसमें पूरे पृष्ठ पर भारत का एक रेखा मानचित्र बनाना है, जिसमें छायांकित कर नाम अंकित कीजिए, जिसमें मुंबई हाई, दुधरा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र और चाय उत्पादक का एक क्षेत्र दिखाना था। देखिए बड़ी ध्यान से इसको देखेंगे, इसको बना लीजिएगा। ये अथवा में ही मानचित्र का क्वेश्चन होता है। अब ये नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए था। आज भारत की अधिकांश नदियां प्रदूषित हो गई है, क्योंकि भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे ही अवस्थित है। इन नगरों के लोग मल मूत्र और कल कारखाने के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में ही गिरा दिया जाता है। इससे नदियां प्रदूषित हो गई है। ये सिर्फ नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए था। अब हम लोग ग्रुप बी का पूरा क्वेश्चन कर लिए, यानी कि भूगोल का भी क्वेश्चन कर लिए। अब बाबू हम लोग को क्वेश्चन करना है ग्रुप सी का,
यानी कि राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन करना है। तो आया जाए ग्रुप सी में राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन देखा जाए। राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। कहा गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। रंगभेद के विरोधी नहीं थे कौन? जेड गुड्डी। कौन थे? जेड गुड्डी। संघ सरकार का उदाहरण है, तो जो संघ सरकार का उदाहरण इसमें कौन सा है? अमेरिका। अब इनमें कहा गया कि निम्नलिखित में उत्तर देना है। 2 अंक का क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। मुखिया, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया गया है। दूसरा है ग्राम सभा, यह पंचायत की एक व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं, माने 18 वर्ष से अधिक है, ये सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल, यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था है जिसमें 18 से 30 वर्ष के आयु वाले लोग शामिल होते हैं। ग्राम कचहरी, यह ग्राम पंचायत का एक न्यायालय है, यह पंचायत के अंतर्गत न्यायिक कार्यों को देखता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहा जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। देखिए, सारा क्वेश्चन क्लासरूम में कराया गया है, तो आप लोग पहले इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जहां दिक्कत होगा वहीं आप आंसर को देखेंगे या फिर क्लासरूम में पूछेंगे। इससे आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सारा क्वेश्चन, ये आप इसमें जितने क्वेश्चन है सभी आपको कॉपी में होगा इसका आंसर। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। तो देखा जाए कि लोकतंत्र जो है ये जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कैसे। तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत जनता अपने बहुमूल्य वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। माने जनता अपना वोट देकर एक प्रतिनिधि को चुनता है और चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। जिस राजनीतिक दल के सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसकी सरकार बनती है। पराजित राजनीतिक दल विरोधी की भूमिका निभाते हैं, माने विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। ये विरोधी दल सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इस शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। 20 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर अंक का ये क्वेश्चन है 20 नंबर, और 20 नंबर में ये कहा गया है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। माने जो भारत की विधायिका है इसमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की 11% तक भी नहीं पहुंच पाई है। विभिन्न राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। भारत महिला प्रतिनिधि के मामले में अफ्रीका, लातिन अमेरिका के विकासशील देशों से पीछे है। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अब 65 हो गया, पहले ये 59 था, यहाँ 65 लिखेंगे, अब 65 हो गया है। लेकिन इसकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। माने लोकतंत्र किस प्रकार से एक उत्तरदायी और वैध सरकार है, या फिर अथवा में बता देना है
कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया, इसके बारे में आपको बता देना है। यानी कि 2 क्वेश्चन है 21 नंबर में। आइए दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जनता आम चुनाव में भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनने का कार्य करते हैं। मतलब जनता चुनाव में भाग लेता है और अपने प्रतिनिधि को चुन लेता है। लोकतंत्र में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि में से मजबूत लोगों का दबदबा देखा जाता है। इसके बावजूद भी जनता की जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार इसमें सुधार की संभावना बनी रहती है। शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण लोग अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं, जबकि पूर्व में जनता को वंचित कर दिया जाता था अथवा उनकी रुचि नहीं रहती थी। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था में परिवर्तन हुआ है। लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही सरकार के निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि उसे जनता द्वारा नकार दिए जाने का खतरा बराबर रहता है। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है, इसमें कोई भी फैसला बहस मुआवजियों के बाद ही फैसला लिया जाता है। फैसले को विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक है कि फैसले में अनिवार्य रूप से देरी होती है। अत्यंत विलंब के कारण लिया गया फैसला भी अप्रासंगिक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फैसले में देरी के मामलों में यदि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हैं और देखते हैं कि यह फैसला शीघ्र एक प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शीघ्र ही फैसला लिया जाता है। कभी कभी यह अप्रासंगिक भी होता है, क्योंकि यह फैसला शीघ्र ही लिया जाता है। इससे लोग राहत का भी एहसास करते हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लिए गए फैसले से कभी कभी क्षोभ एवं निराशा होती है। कारण यह है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है, जो कभी सामूहिक जन कल्याण की दृष्टि से दुरुस्त नहीं होती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को यह जानने का हक होता है कि फैसले कैसे एवं किस प्रकार लिए जाते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। सरकार का कानून बनती है, जो उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता के बीच भी खुलकर चर्चाएं होती है। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद एवं सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से तुलना के बाद यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है। इसको बहुत शॉर्ट करके क्लासरूम में भी हम लिखवाए हैं, उसी आंसर को भी लिखेंगे कि देखिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह सभी प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति खुद जवाबदेह होते हैं। और ये वैध इस माने में है कि लोकतंत्र में चुनाव से लेकर सरकार के गठन तक, सरकार के फैसले तक जितने भी कार्य होते हैं वह सब संविधान में लिखे गए नियमावली के अनुसार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल उससे हट करके काम करता है तो उसे न्यायपालिका की सामना करना पड़ता है, उसके कामों को अवैध घोषित कर दी जाती है। अब 8वां में जो क्वेश्चन था कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। अब देखिए, सन 1934 में बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राज्यों में खाद्य की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण उनकी कीमत आसमान छू रहे थे। इन्हीं समस्याओं से जूझते हुए बिहार के छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कांग्रेस पार्टी की थी। बिहार के छात्रों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अपने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व का यह आंदोलन बिहार समेत गुजरात में भी भड़क गया,
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने तत्कालीन इंदिरा गांधी के सरकार के इस्तीफा की मांग करने लगे। इस आंदोलन से घबराते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल के 18 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता पार्टी की जीत हुई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। अब देखिए, जो छात्र आंदोलन माने बिहार में शुरू हुआ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था बिहार के गांधी मैदान से। हुआ क्या कि 1974 में, यानी कि इंदिरा गांधी जब चुनाव जीती थी 1972 में, 71-72 में, तो उन्होंने नारा दी थी गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा देके इंदिरा गांधी कांग्रेस का एक लोकप्रिय और मजबूत नेता बन गई। लेकिन परिस्थिति के कारण महंगाई पर उनका नियंत्रण नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया, खाद्य पदार्थ की कीमत अचानक बढ़ गई। अब इन समस्याओं के से निपटने के लिए बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बुलाया। जयप्रकाश नारायण जी ने सरकार से महंगाई कम करने के लिए या इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा पटना के गांधी मैदान से दिए 24 जून 1974 को। अब इस आंदोलन से इंदिरा गांधी घबरा गई और घबराते हुए संविधान का गलत उपयोग करके 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दी। 18 महीने आपातकाल रहा। इसके बाद सभी विपक्षी दल मिलकर 1977 में जनता पार्टी का गठन किए और जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन यह भी सरकार मात्र 18 महीने चला और गिर गया। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप डी के तरफ। देखा जाए ग्रुप डी, हाँ, ग्रुप डी में कहा गया कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है 24 नंबर कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं एक ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के संपादन करती है, दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये सब चीज हटा के आप आराम से लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। माने एक अब बात लिखेंगे, इसका परिभाषा यहाँ लिखेंगे कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। बात खत्म। अब कह दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो कहें किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाएगा, जो भागफल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कह देंगे? प्रति व्यक्ति आय। माने कह देंगे कि प्रति व्यक्ति आय माने PCI पर कैपिटल इनकम बराबर क्या? पर कैपिटल इनकम माने नेशनल इनकम अब बटा कुल पॉपुलेशन माने ऑल पॉपुलेशन, ऑल जनसंख्या, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। इसे भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम कहते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। अब देखना है कि मुद्रा का आर्थिक महत्व, जैसे हम जानते हैं कि मुद्रा के हैं 4 कार्य: महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। इनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ लाभ हैं, जैसे उपभोक्ता को लाभ, यानी कि मुद्रा से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता को लाभ होता है। जैसे मुद्रा के रूप में हमें आय प्राप्त होती है और जब हमें आय मिल जाती है, पैसे मिल जाता है, तो हम लोग उस पैसे की सहायता से अपने इच्छा अनुसार पैसे को खर्च कर सकते हैं।
उत्पादकों को लाभ, यानी कि मुद्रा से उत्पादक को लाभ होता है जो वस्तु उत्पादन करते हैं। विनिमय के क्षेत्र में लाभ, यानी कि मुद्रा से विनिमय के क्षेत्र में भी लाभ होता है। विवरण के क्षेत्र में लाभ, मुद्रा से विनिमय के क्षेत्र में लाभ होता है। अब देखिए यहाँ मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में हम एक बात क्लास में लिखवाया है, मुद्रा का आर्थिक महत्व। एक चीज़ और भी हो सकता है, लेकिन यह मुद्रा से लाभ भी हो सकता है, दोनों इसका आंसर हो सकता है, इस बात से आप घबराएंगे नहीं। अब कहा गया कि स्वयं सहायक समूह में महिलाओं की किस प्रकार अपनी भूमिका है, वर्णन करें। स्वयं सहायक समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायक समूह ग्रामीण क्षेत्र में एक सामान्य सामाजिक आर्थिक स्तर के 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के परिवार की जरूरत को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांवों का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। स्वयं सहायक समूह की स्थापना महाजनों के शोषण से गरीब जनता को बचाने तथा उन्हें सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए गांव या कस्बों में की गई थी। स्वयं सहायक समूह के लिए रकम प्राप्त करने के दो मुख्य स्रोत हैं, सदस्यों की बचत और दूसरा है बैंकों से ऋण। स्वयं सहायक समूह केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देता है। यह समूह ऋण की रकम एवं उद्देश्य, ऋण पर ब्याज, भुगतान की अवधि इत्यादि के संबंध में निर्णय लेता है। इस प्रकार स्वयं सहायक समूह महिलाओं के लिए एक वरदान के समान है जिनके द्वारा उन्हें अपनी प्रगति का साधन प्राप्त होता है। यह स्वरोजगार का सृजन में भी मददगार होता है। अथवा वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं, यानी कि वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। अब देखिए बिहार के आर्थिक जीवन पर वैश्वीकरण का कुप्रभाव पड़ा, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योगों की उपेक्षा हुई। वैश्वीकरण के कारण बिहार के कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुओं के आयात के कारण बहुत भारी उत्पादन इकाइयां यहां बंद हो गई, जिसके फलस्वरूप रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बिहार में आधारभूत संरचना की कमी के कारण यहाँ पूंजी निवेश बहुत कम हुआ। अब लास्ट हम लोगों को ग्रुप ई में कुछ क्वेश्चन देखना है आपदा प्रबंधन में, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये आपको इस सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट वीडियो 1 का सेवा समाप्त होगा। देखिए आगे के निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किससे होता है? जल के अभाव में। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करना है। अब देखिए बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित प्रदेश है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित प्रदेश है। संपूर्ण बिहार का 73% तथा उत्तर बिहार का 76% इलाका बाढ़ प्रभावित है। बिहार की कुल आबादी की 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में बाढ़ की समस्या केवल राज्य एवं देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसका समाधान नेपाल के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उत्तर बिहार से होकर बहने वाली अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल नेपाल एवं तिब्बत में है। इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल एवं तिब्बत में 61% तथा बिहार में 39% है। ये नदियां पहाड़ों से जब उत्तर बिहार में समतल मैदानों में आती है तो अपने साथ बाढ़ की विविधता भी लाती है। बाढ़ की समस्या बिहार की नियति बन चुकी है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की एक श्रृंखला है जिसमें से कुछ बड़ी नदियां और अधिकतर छोटी नदियां हैं। छोटी नदियां कम जल से भी उपला जाती है, बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। एक समय कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, परंतु केंद्र सरकार के सहयोग से नेपाल से समझौता हुआ और हनुमान नगर में एक ऊंचा बांध और बराज बना। फिर भी 2008 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बांध बराज से संबंध कुशहा नामक स्थान पर पानी का इतना दबाव बढ़ गया कि वह टूट गया। फलतः कोसी नदी की अनेक धाराएं बन गई और 100 मीटर पूर्व तक खिसक गई। बांध की मरम्मत में बिहार सरकार असहमत
असहाय थी, सॉरी, बिहार सरकार जो है वह असहाय थी। देखिए बाबू, जो ये हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं, ये सभी क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। एक बात को यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझेंगे। 2013 का क्वेश्चन है। अगले पार्ट में हम लोग 2014 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सेटिंग का लेके आएंगे। सबसे पहले अब आप लोग काम करेंगे कि जितना इसमें क्वेश्चन आंसर यथासंभव अपने शब्द में उत्तर देना है। क्लासरूम में जो नोटबुक में क्वेश्चन लिखवाया गया है, जो आपको याद है, वे सबसे पहले आप लोग उसको लिखने का काम करेंगे। यदि वो नहीं हो पाता है तो इसमें से आंसर लिखेंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, आप फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, क्लासरूम में जैसे भी हो वैसे पूछ सकते हैं। एक काम करेंगे, इतना मेहनत किए हैं हम इस वीडियो को बनाने में, तो आपसे ज़्यादा नहीं, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन लिख है उसको आप एक बार दबा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।